हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगज़ेब और एक और वीडियो के साथ में आपके सामने पेश खिदमत हूँ जो कि NIRC से मुतल्लिक़ है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि बिफोर द नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन बेंच एट कराची, केस नंबर 2021 के। अब ये आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने ये पूरा ड्राफ्ट शेयर कर रहा हूँ कि आपने जो NIRC में अगर आपने पिटीशन फाइल की है या आपके ख़िलाफ़ पिटीशन फाइल की गई है तो उसमें जो रिप्लाई बनेगा उसका फॉर्मेट किस तरह से होगा, या फिर आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका जो केस अगर किसी ने आपके ख़िलाफ़ दाखिल किया है तो आप उसमें रिटन स्टेटमेंट जवाब कैसे दाखिल कर सकते हैं। तो ये केस कराची का है, लेकिन कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, इवन पूरे पाकिस्तान में जो ड्राफ्ट बनेगा वो इसी नोयत का ही बनता है अक्सर व पेश। ये आप देख सकते हैं, इसका टाइटल होता है रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट्स। रेस्पोंडेंट्स चाहे एक हो या उससे ज़्यादा, रिटन स्टेटमेंट एक ही बनेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इसमें मैंने जो पिटिशनर है और जो रेस्पोंडेंट है उनको कवर किया है, चूँकि उनकी प्राइवेसी है। तो मैंने अपना विजिटिंग कार्ड लगाया है, एडवोकेट मोहम्मद औरंगज़ेब। ऑफिस नंबर आप देख सकते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ये आप मेरी वेबसाइट पर भी रब्ता कर सकते हैं एंड ईमेल पर भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये आ गई, आप देख सकते हैं कि रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट्स। द रेस्पोंडेंट्स इन रिप्लाई टू द पिटीशन सबमिट एज फॉलोज। अब जो रेस्पोंडेंट हैं जिनको पार्टी बनाया गया है पिटीशन में, उनकी तरफ से कुछ इस तरह से रिप्लाई या जवाब दाखिल किया जा रहा है। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, जो बुनियादी ऑब्जेक्शन है वो 3 उन्होंने नुकात उठाए हुए हैं रेस्पोंडेंट्स ने। दैट द पिटीशन इज़ नॉट मेंटेनेबल एंड इज़ लायबल टू बी डिसमिस, कि ये जो पिटीशन दाखिल की गई है ये डिसमिस रद्द करने के काबिल है और रद्द कर दी जाए। मेंटेनेबल नहीं है, सुनने के काबिल नहीं, इसको रद्द किया जाए। That the petitioner has no cause of action accrued to him for such notice, के जो पिटिशनर ये पिटिशन फाइल की है इनका कोई काज ऑफ एक्शन नहीं है, कोई भी सबब नहीं बनता जिस वजह से इन्होंने ये नोटिस करवाया है या जो पिटिशन फाइल कर रहे हैं। That the petition of petitioner is out of purview of Industrial and Commercial Employment Standing Orders 1968 एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012, के जो पिटिशनर की जो पिटिशन है वो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स के खिलाफ है, उसके ज़मरे में नहीं आती और IR एक्ट में भी फॉल नहीं करती। तो उसके बाद फिर मेरिट्स। अब मेरिट्स पर क्या है कि डेट द पैरा नंबर 1, डेट द कंटेंट्स ऑफ पैरा 1 पिटिशन आर डिनाइड एज स्टेटेड, के जो पैरा नंबर 1 के कंटेंट्स हैं पिटिशन में उनको डिनाइड किया गया है, मना किया गया है या उससे इनकार किया गया है कि वो जिस तरह से लिखे गए हैं वो सही नहीं है, इनकार किया गया है। द पिटिशनर इज नॉट अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, नॉट अ लॉ अबाइडिंग पर्सन इन व्यू ऑफ द एक्ट्स of violence and misbehave committed by him during his duty hours with the senior management of the respondents। अब इसमें जो कंटेंट नंबर 1 पिटिशन का था वो यही था कि पिटिशन इज़ द लॉ अबाइडिंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, तो उसको उन्होंने डिनाई किया है कि ये पाकिस्तान के लॉ अबाइडिंग पर्सन नहीं है और इन्होंने वायलेंस तशद्दुद किया हुआ है एंड मिसबिहेव ख़राब रवैया रखा है, कमिटेड बाय हिम जो कि पिटिशनर है, उन्होंने ड्यूटी आवर्स मतलब अपनी जॉब के दरमियान सीनियर मैनेजमेंट के साथ एक रेस्पोंडेंट के साथ इन्होंने मिसबिहेव किया है। अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये उसी वीडियो की कनेक्टेड एक वीडियो में बना रहा हूँ जो कि आप NIRC की मेरी देख सकते हैं, जिसमें मैंने लिखा जिसका टाइटल है हाउ टू फाइल केस इन NIRC। आप ये अगर
लिखेंगे तो ये लिंक्ड वीडियो उसकी फर्स्ट आ जाएगी पिटीशन, और फिर ये उसकी रिप्लाई है, हाउ टू फाइल NIRC इन केस इन NIRC। तो वहाँ पर इसमें ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि ये जो पिटिशनर हैं ये वर्कमैन के ज़िम्मे में नहीं आते। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है कि सीनियर मैनेजमेंट, मतलब कि वो मैनेजमेंट के ज़िम्मे में आते हैं। खैर, पैरा नंबर 2, दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा 2 ऑफ द पिटिशन आर एडमिटेड। पैरा नंबर 2 जो कि पिटिशन की है उसको कबूल किया गया है, एडमिट किया गया है। पैरा नंबर 3, दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा 3 ऑफ द पिटिशन आर नॉट एडमिटेड। पैरा नंबर 3 से इनकार किया गया है। द पिटिशन बाय virtue of employment with the respondents did not fall within category and the definition of workman। कह रहे हैं कि जो पिटिशनर है वो वर्कमैन की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। तो यहाँ पर वो खुद कह रहे हैं कि सीनियर मैनेजमेंट, मतलब वो मैनेजमेंट से बिल्कुल कम है, उसके पास हायर एंड फायर का पावर नहीं है, फिर भी उन्होंने पैरा नंबर 3 में लिखा है कि ये वर्कमैन के ज़िम्मे में नहीं आते। खैर, पैरा नंबर 4, दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा 4 ऑफ द पिटिशन आर डिनाइड। जो पैरा नंबर 4 के कंटेंट से लिखा गया है उसको डिनाइड किया गया है। द पिटिशनर नेवर रिमेन्ड पंक्चुअल एंड डेडिकेटेड टू हिज वर्क। जो कि पिटिशनर है वो कभी भी अपने काम के दरमियान में पंक्चुअल नहीं रहे और काम को सीरियस नहीं लिया, डेडिकेशन से नहीं किया। रादर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स कैरीड, इसके बजाय उन्होंने अपने ऑफिस आवर्स के दरमियान। पेज नंबर 2 पर चलते हैं। तो बहरहाल इसको आप ये देख सकते हैं कि फ्रंट पेज पर कि ये WS लिखने का तरीक़ेकार यही होगा। आपका केस जो अलहदा है, मुख्तलिफ है, वो आप अलहदा से बना सकते हैं। आपके मेरिट्स मुख्तलिफ होंगे, आपके जो केस की हिस्ट्री है वो मुख्तलिफ होगी, लेकिन लिखने का तरीक़ेकार यही सेम होगा। तो चलते हैं पेज 2 की तो पेज नंबर 2 कंटिन्यू करते हैं। आउट पर्सनल वर्क ऑन ऑनलाइन ट्रेडिंग अगेंस्ट द वर्किंग ऑफ द रेस्पोंडेंट्स पॉलिसी एंड ऑफिशियल डेकोरम, कि वो ड्यूटी आवर्स के दरमियान अपने ऑनलाइन काम देखते थे, करते थे। पैरा नंबर 5, दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा 5 ऑफ द पिटिशन आर डिनाइड। The termination of the petitioner was not all of sudden in view of the sequence of events and the acts of physical violation committed by the petitioner during his duty hours and normal working of the respondents. The fact of the matter is that the petitioner was given multiple warnings to engage himself in personal work during working hours, but the petitioner had continued to do his personal work in the office hours। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने विजिटिंग कार्ड अपना रख के इसको कवर किया हुआ है, क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी है और इनका प्राइवेट मामला है, जिस वजह से मैंने इसको कवर किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। तो आपका जो अपना रिप्लाई होगा NIRC का, उसमें आपकी स्टोरी आपके केस के मुतालिक होगी। मेरा ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद आपकी रहनुमाई करना है। अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए मुझसे फर्दर इस वीडियो के अलावा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर आप देख सकते हैं कि इनकी स्टोरी कंटिन्यू है। अगेन मैंने इसको कवर किया हुआ है। तो आते हैं बकाया जो इसमें पैरा नंबर 6, 5 तो हो गया, अब 6 में भी इन्होंने वही सब कुछ कहा है। हैज़ बीन पेड फुल 1 month सैलरी एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस अपॉन टर्मिनेशन। द पिटिशनर इज नॉट मेंटली फिट टू वर्क इन द इंस्टीट्यूशन। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने एनेक्सचर्स वगैरह लगाए हुए हैं। पैरा नंबर 7, दैट द रिसिप्ट ऑफ द ग्रीवेंस नोटिस एज स्टेटेड इन पैरा नंबर 8 इज नॉट डिनाइड, हाउएवर नो कॉज ऑफ एक्शन हैड एक्रूड टू हिम फॉर सच ए नोटिस। के जो इनके पैरा नंबर 8 में जो इनको ग्रीवेंस नोटिस भेजा था वो उसका इन्होंने इनकार नहीं किया।
लेकिन कह रहे हैं कि काज ऑफ एक्शन नहीं बना। भाई काज ऑफ एक्शन आपका नहीं बना तो ग्रीवेंस पिटीशन नोटिस आपने क्यों कबूल किया और उसका रिप्लाई आप क्यों रिटन स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं। तो खैर Para number 8, the contents of Para 9 are denied. The case of the petitioner is out of purview of the Industrial and Commercial Employment Standing Orders Ordinance 1968 and IRA Act 2012, Industrial Relations Act 2012 के तहत इट इज़ फॉर द पिटिशनर टू प्रूव। ये कह रहे हैं कि जो पिटिशनर है वो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968 के अंदर फॉल नहीं करता और IRA एक्ट के तहत। पैरा नंबर 9 दैट द प्रेयर क्लाज इज अपोज्ड के जो पिटीशन में प्रेयर की गई है, जो इस्तदा की गई है NIRC से, उसको अपोज किया जा रहा है। द पिटिशनर इज ऑलरेडी ऑन द जॉब एज पर हिज व्हाट्सएप मैसेजेस। The petitioner was asked to facilitate a staff member who has replaced him, to which he asked the relevant staff not to contact him as he is already employed elsewhere। तो इन्होंने इसको एनेक्चर किया हुआ है, इसकी कॉपी लगाई है स्क्रीनशॉट की। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका मुकम्मल ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट बनाने का तरीक़ाकार यही है। ये जो विजिटिंग कार्ड मैंने रखे हुए हैं ये इनकी प्राइवेसी को कवर करने के लिए मैंने रखे हुए हैं। तो नेक्स्ट पेज की जानिब पढ़ते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट की एंड में फिर वेरिफिकेशन आएगी कि मैंने जो ये सब कुछ लिखा हुआ है ये बिल्कुल सच है और मेरी इसमें आप अपना नाम, एड्रेस, CNIC वो लिखेंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि भाई इसमें जो कुछ हमने लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है और कुछ भी इसमें गलत नहीं है। डेपोनेंट, आप डेपोनेंट हैं तो आपकी सिग्नेचर यहाँ पर होगी। द डेपोनेंट इज नोन टू मी पर्सनली एंड आइडेंटिफाइड बाय मी टू द कमिश्नर फॉर टेकिंग एफिडेविट्स। उसके बाद फिर एडवोकेट जो कि मैं था तो वकील साहब की सिग्नेचर मेरी सिग्नेचर थी। ओरिजिनल पर मैंने सिग्नेचर की थी, यह फोटोकॉपी आपको समझाने के लिए। स्टेटेड ऑन ओथ बिफोर मी दिस द डे, अब यहाँ पर तारीख आप लिखेंगे जिस तारीख पर आप ये सबमिट कर रहे हैं। कमिश्नर फॉर टेकिंग एफिडेविट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड एनेक्चर 1 to D, डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन ओरिजिनल ऑफ द अपो एंड ऑफिस रिकॉर्ड, एड्रेस ऑफ द काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट। ये आप देख सकते हैं कि मुकम्मल हो गया। यहाँ पर ड्राफ्टेड बाय मी एडवोकेट, ये मैंने ड्राफ्ट किया था। तो इसमें आप देख सकते हैं जो मेरी एड्रेस है, गुलशन अमीन, शॉपिंग प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, ब्लॉक 21 AP इंडस्ट्रियल एरिया। उसके अलावा मेरा आप मोबाइल नंबर भी नोट कर लें और मेरे जो प्रैक्टिसिंग एरियाज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ। लेबर लॉज, NIRC केसेस, सर्विस केसेस, सर्विस ट्रिब्यूनल, ये सारी मैंने मुकम्मल डिटेल दी हुई है। आप इस वीडियो को रोक कर और मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं मुझसे। कंसल्टेशन की कोई भी फ़ीस नहीं है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट करूँगा। जो लीगल ओपिनियन होगा वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। और उसके अलावा अगर और कोई आपका काम हो तो बिल्कुल आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो में आप कमेंट करके अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं या अपना मसला उजागर कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।